तो आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा। ठीक है। तो अलजेब्रा जो है नाम पड़ा है अलजेब्रा, ये अरब मैथमेटिशियन थे जो लगभग अराउंड 825 एडी बोलें या अराउंड 825 सीई बोलें। तो 825 मतलब आज से लगभग 1500-1600 साल पहले की बात है। तो एडी का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। अभी हमारा 2026 चल रहा है, तो जीसस क्राइस्ट को जन्म दिए अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2026 ईयर्स हो चुके हैं। तो 825 2026 माइनस 825, तो ये हो जाएगा हमारा लगभग लगभग ये हमारा कितना हो जाएगा। ओके, 1200 साल के आसपास। ठीक है, 1500-1600 ज़्यादा यहाँ बोल दिया। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया है लगभग 1200-1300 साल के आसपास की बात है, जिसमें जो है अरब मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था मोहम्मद मोहम्मद इबन इब्न अल ख्वारिज़मी और बगदाद। ठीक है, तो इनका नाम था, इन्होंने एक बुक लिखी थी अलजेब्रा के ऊपर। बुक का नेम था अल जिबर वल अल मुगबला, ये बुक का नाम था। ठीक है, तो इसी से निकल के आया अलजेब्रा। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी जो है अलजेब्रा इंडिया में और अदर कंट्रीज में, इजिप्ट में जो है बहुत पहले से यूज होता था। ठीक है, तो अलजेब्रा का जो, ठीक है, अलजेब्रा जो ये नाम है इस कॉन्सेप्ट का और इस मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है अलजेब्रा, ये बहुत पहले से भी पढ़ा जा रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि अराउंड 1550 बीसी के आसपास ये यूज होता था, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1500 साल पहले। तो आज से अगर हम देखें तो लगभग 3000 ईयर्स एगो, ठीक है, 3000 साल पहले से जो है ये अलजेब्रा लोग यूज करते थे। ठीक है, इसका जो है जन्म हुआ था। और भारत में भी जो है बहुत से साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस रहे हैं। जैसे नाम बोला जाता है आर्यभट्ट, जो बीज गणित के नाम से हम लोग जानते हैं, बीज गणित। ठीक है, हिंदी में हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम बीज गणित पढ़ते हैं अलजेब्रा को। ठीक है, तो ये अराउंड 476 एडी के आसपास की बात है। ठीक है, ऐसे ही ब्रह्मगुप्त नाम से थे। ठीक है, तो इन लोगों ने जो है बुक्स लिखी हैं। तो कहने का मतलब है अलजेब्रा काफी पहले समय से यूज होता आ रहा है। ठीक है, अब अलजेब्रा का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, अलजेब्रा क्यों जो है इंट्रोड्यूस हुआ वर्ल्ड में। तो हमारे पास पहले अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट था, इसमें क्या होता था, फिक्स्ड नंबर्स होते थे। ठीक है, फिक्स्ड नंबर जैसे 5+4 कर रहे हैं, या 9-3 कर रहे हैं, 12 × 4 कर रहे हैं, 18 ÷ 4 कर रहे हैं, तो ये कंक्रीट नंबर्स हैं।
हम इन नंबर्स का यूज कर रहे हैं। इन नंबर्स की जगह हम दूसरे नंबर्स यूज जो है, अगर हमें इसका आंसर चाहिए 9, तो हम इनकी जगह दूसरे नंबर्स यूज नहीं कर सकते, हमें ये जो है कंक्रीट नंबर्स ही यूज करने पड़ेंगे, जिनको हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट्स, जो फिक्स्ड हैं। ये नंबर्स फिक्स्ड हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। तो हमें हर कैलकुलेशन के लिए अलग अलग नंबर चाहिए होगा, ठीक है। तो ये कंक्रीट नंबर्स हमें चाहिए होंगे, इनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो अरिथमेटिक में हमारे पास जो है ये फिक्स्ड नंबर्स थे, लेकिन जब अलजेब्रा आया तो अलजेब्रा ने क्या किया, अलजेब्रा allows unknown अननोन फाइंड, मतलब अगर कोई क्वांटिटी है जो नोन नहीं है, समझेंगे अभी इसका मतलब क्या है, उसको भी निकाल सकते हैं। बिल्ड पैटर्न्स, पैटर्न्स हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जनरलाइज्ड वे में। जनरलाइज का मतलब होता है जेनेरिक तरीके से। इक्वेशंस बना सकते हैं, जेनेरिक इक्वेशंस। जेनेरिक का मतलब है जो सभी नंबर्स पे अप्लाई होती है। सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, तो इससे हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास, हमने देखा मैथमेटिक्स में, अगर हमने पिछले सेशंस में होल नंबर्स में पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिविटी ऑफ नंबर्स। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर हम 5+4 लिखें और 4+5 लिखें, तो ये दोनों रिजल्ट हमें 9 ही देगा। मतलब नंबर का हमने पोजीशन चेंज कर दिया, उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले 5 लिखा फिर 4 लिखा, यानी 5 में +4 किया, और यहाँ पे 4 में +5 किया, रिजल्ट तो सेम रहा। अब इसको अगर जनरल वे में लिखेंगे, दो नंबर्स को अगर हम ए और बी से डिनोट करते हैं, तो b+a, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ए और बी कोई भी नंबर ले सकते हैं। हालांकि ये जो फॉर्मूला है और जो लॉ है कम्यूटेटिविटी लॉ, ये किसी भी नंबर पे अप्लाई होगा, यानी पॉजिटिव नंबर्स पे, होल नंबर्स पे अप्लाई होगा। वो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये जो है रिजल्ट हमारा सबके लिए सेम आएगा, ठीक है। जैसे 5+4 के लिए 9 आ रहा है, 4+5 के लिए 9 आ रहा है, तो अगर हम कोई दूसरा नंबर भी ले लें, 12+6 ले लें और 6+12 ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, और ये आंसर भी आएगा 18। तो हमें अलग अलग नंबर से अगर हम चेक करेंगे, तो हमें ये दिखता है कि जो है रिजल्ट सेम आ रहा है, अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको एक जनरलाइज वे में लिखना चाहें, एक फॉर्मूले की तरह से लिखना चाहें, तो हम इसको एक लेटर दे देंगे, ए बी, लेटर ए लेटर बी, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, a+b = b+a। तो जो वैल्यू हमें a+b देगा, वही वैल्यू हमें b+a भी दे रहा है। अब a और a की जगह कोई भी नंबर ले सकता है और b की जगह कोई भी नंबर ले सकता है। तो ये फॉर्मूला जो है सारे होल नंबर्स पे अप्लाई होगा, ठीक है, या सारे नेचुरल नंबर्स पे अप्लाई होगा, होल नंबर्स पे अप्लाई होगा। तो यही मतलब है कि ये हमें एक पैटर्न बना के देता है, एक इक्वेशन बना के देता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी कैसे होता है, ठीक है। तो अलजेब्रा क्या करता है, अलजेब्रा हमें लेटर्स का यूज करने के लिए अलाउ करता है। हम लोग अरिथमेटिक में कंक्रीट नंबर्स यूज करते थे, कांस्टेंट यूज करते थे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन अलजेब्रा क्या करता है, अलजेब्रा अलाउज टू यूज लेटर्स। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा कम्यूटेटिव लॉ के केस में। सो algebra allows to use letters, and letters allows to use or write rules or formulas, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम जो है पावरफुल टूल्स बना सकते हैं, पजल्स सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं डेली लाइफ की, लेटर्स का यूज करके।
अभी हम देखेंगे हम कैसे लेटर्स को यूज करते हैं। सो लेटर, और जो लेटर का जो वैल्यू होगा वो नंबर्स ही होते हैं। लेटर्स स्टैंड फॉर नंबर्स, लेटर्स स्टैंड फॉर नंबर्स। तो उन नंबर्स पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन दोज नंबर्स। तो लेटर्स को हम रिप्लेस करेंगे नंबर से अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। सो परफॉर्म ऑन दोज नंबर्स, this leads this leads to the study of algebraic expressions. Algebraic expressions and their properties। ठीक है, अब एक्सप्रेशन क्या होता है, ये एक नया वर्ड यहाँ पे आया। एक्सप्रेशन का मतलब है, जैसे हमने लिखा 5+4, तो ये एक एक्सप्रेशन है। जैसे हमने लिखा 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 4+6, तो ये एक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी होते हैं जिसमें हम लेटर्स का यूज करते हैं, जैसे a+10, इस तरह से। ठीक है, या x12x, या फिर x इज डिवाइडेड बाई 10। तो ये एक्सप्रेशंस हैं, इनको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक मैच स्टिक बॉक्स है। ठीक है, आई हैव अ मैच स्टिक बॉक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक एक करके मैच स्टिक्स निकाली। ठीक है, और उस मैच स्टिक से मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या बना दिया, ये दो मैच स्टिक को, एक को वर्टिकली रखा और एक को हॉरिजॉन्टली। तो मुझे ये क्या मिल गया, इंग्लिश का लेटर एल मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो मैच स्टिक्स यूज हुई। ऐसे फिर मैंने देखा कि अगर मैं टोटल 4 मैच स्टिक्स ले लूँ, 1 2 3 4, तो मैं दो लेटर्स बना पा रहा हूँ एल। अगर मैं ऐसे ही 6 मैच स्टिक्स ले लूँ तो मैं 3 लेटर्स बना पा रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं जो है ऐसे करके, मैं यहाँ पे इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैंने दो मैच स्टिक ली तो एक जो है लेटर बना, और अगर मैंने 4 मैच स्टिक लिए तो मुझे दो लेटर्स मिल गए। यहाँ पे 6 लेने में 3 मिल गए, 4 लेने में 8 मिल गए। यहाँ पे अब मुझे ये देखना है कि ये तो चलो मैन्युअली मैंने देखा, यहाँ पे अगर मैं दो मैच स्टिक ले रहा हूँ तो एक लेटर बन पा रहा है। दो लेटर बनाने के लिए मुझे 4 स्टिक लगेगा, और 3 लेटर्स बनाने के लिए मुझे 6 लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 लेटर एल नीड 2 मैच स्टिक्स। ठीक है, और 2
letter L needs 4 match sticks। ठीक है, तो अब मुझे अगर बनानी है 20 L लेटर्स बनाने हैं मुझे, तो मुझे कितनी मैच स्टिक लगेंगी? या मुझे 40 L लेटर्स बनाने हैं, या मुझे 10 L लेटर्स बनाने हैं, या 15 L लेटर्स बनाने हैं, तो मुझे कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी? ये मैं कैसे देख पाऊंगा क्विकली? तो अगर हम देखें यहाँ पे, नंबर ऑफ L एंड नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ मुझे 1 लीटर बनाना है, तो 2 लग रहे हैं, 2 मैच स्टिक्स लग रहे हैं। 2 लीटर बनाने हैं तो 4 लग रहे हैं। 3 बनाने हैं तो 6 लग रहे हैं। 4 बनाने हैं तो 8 लग रहे हैं। और मुझे अगर 5 बनाने हैं तो 10 मैच स्टिक्स लगेंगे। 6 बनाने हैं तो मुझे 12 लगेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैच स्टिक्स की क्वांटिटी ट्वाइस हो जा रही है। अगर 1 बनाना है तो 2 लगेंगे, 2 बनाने हैं तो 4, तो यहाँ पर ये ट्वाइस हो जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये 2 का टेबल है। यह जा रहा है मल्टीपल ऑफ 2 में। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इज मल्टीप्लाइड बाई n, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेटर l। ठीक है, तो 2 का मल्टीपल है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, अगर हम n में पुट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा। 2 में अगर 1 पुट किया तो 2, 2 में अगर 2 पुट किया तो 4, सॉरी, अगर n में 2 पुट किया तो 4 हो जाएगा। इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करें तो ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 8 10 12 14। तो यहाँ पर हमें ये एक जनरल फॉर्मूला मिल गया। अब ये फॉर्मूला क्या बताएगा? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, तो ट्वाइस मैच स्टिक्स लग रही हैं, ट्वाइस मैच स्टिक्स लग रही हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा? मैच स्टिक इज ट्वाइस, दुगनी मैच स्टिक्स लग रही हैं। अगर हमें लेटर्स चाहिए, 1 लेटर चाहिए तो 2, 2 लेटर्स चाहिए तो 4 मैच स्टिक्स लग रही हैं। अब मैंने बोला कि ठीक है, मुझे 40 L लेटर्स नीडेड। तो मैंने क्या किया? फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 40, जो मुझे L चाहिए था 40L बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 80। तो ये आया 80 मैच स्टिक्स लगेंगी। तो हमने कितनी फास्ट तरीके से यहाँ पे जो है ये फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हम जो है कितने भी जो है L बना सकते हैं। अगर मुझे 120L बनाने हैं तो मुझे कितनी मैच स्टिक लगेंगी? 2n, n जो है L है, तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 120, दिस इज 240 मैच स्टिक्स लगेंगे। ठीक है, अगर मुझे लेटर L बनाना है तो। अब ऐसे ही अगर हम देख लें, मुझे बनाना है A बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे A में क्या मैं मान के चलता हूँ, मुझे 1 2 और 3 मैच स्टिक लग रही हैं 1L बनाने में। अब ऐसे ही मुझे अगर 2A बनाने हैं मैच स्टिक्स का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 6 जो है मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं। ऐसे ही अगर मुझे 3 बनाने हैं, ठीक है, ये 3 मैच स्टिक्स हो गई। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? 1A
3 मैच स्टिक्स, 2A 6 मैच स्टिक्स, 3A 9 मैच स्टिक्स। तो अब ये क्या बन रहा है, ये टेबल आ रही है किसकी, मल्टीपल ऑफ 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अब जो ये क्वांटिटी है, ये नंबर है, ये है वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये चेंज हो रहा है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है, लेकिन इधर वाला नंबर फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है ये। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x लिख देते हैं। तो x यहाँ पर है एक वेरिएबल नंबर, तो वेरिएबल्स को हम लेटर्स से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स डिनोटेड बाय लेटर्स। वेरिएबल्स का मतलब है वेरी, वेरी करना, चेंज, यानी कि जो क्वांटिटी चेंज हो रही है। ठीक है, अब चेंज वाली क्वांटिटी हमें नहीं पता है वो कब चेंज हो रही है, कितना चेंज हो रही है। ठीक है, तभी हम उसको किसी ना किसी लेटर्स या सिंबल से डिनोट कर लेते हैं। अब कांस्टेंट को हम फिक्स रखते हैं क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसे इसमें हम कुछ सिंबल तो नहीं लगा सकते ना। बेटर है कि हम डायरेक्टली वो कांस्टेंट ही लिखें। लेकिन सेकंड वाला जो पार्ट है वो एक वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। इस एक्स लेटर को बोलेंगे वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ मैनी मैच स्टिक्स नीडेड, हाउ मैनी मैच sticks needed to make 17A letters। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 3x। हम क्या करेंगे, 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 17। हमें x क्या चाहिए, जो कि लेटर है, लेटर हमें कितने चाहिए, 17, 17 हमें a बनाने हैं, तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 जा 21 और 2, 3 1 जा 3 5, 51 मैच स्टिक्स नीडेड। तो इस तरह से जो है हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं और हमें फिर हम कुछ भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। कितना अमेजिंग है ये। ठीक है, लेटर्स का यूज करके, सिंबल्स का यूज करके हम जो है जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। जनरल मतलब जो सभी में यूज होगा, यूज इन ऑल क्वांटिटीज और वैल्यूज, उसको बोलते हैं जनरल और जनरलाइजेशन। यहाँ पे हमने इसका एक फॉर्मूला निकाल दिया, उसको जनरलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, अब अगर हम एक और एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, एक बच्चा है कविता नाम से। ठीक है, सपोज कविता वेंट टू बाई, वेंट टू बाई, कविता जो है एक शॉप पे जा रही है, उसको कुछ नोटबुक्स लेनी है। वेंट टू बाई सम नोटबुक्स फ्रॉम बुक स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ईच नोटबुक प्राइस और कॉस्ट इज ₹5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें ₹5 एक नोटबुक का प्राइस है। सपोज कविता को चाहिए 5 नोटबुक, तो उसे कैसे पता लगेगा कितने रुपए उसके पास होने चाहिए। ऐसे ही सरिता को चाहिए 7 नोट बुक्स और ललिता को चाहिए 4 नोट बुक्स। तो ये लोग
इनको ये पता है कि एक नोटबुक की कॉस्ट 5 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कर देंगे 5n, ये बन गया फॉर्मूला। अब अगर कविता का हम बुक्स का प्राइस देखें, नोटबुक्स का प्राइस देखें, तो 5n, n इज द क्वांटिटी, वेरिएबल, और क्वांटिटी, तो इसको चाहिए 5 नोटबुक, तो 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 5, 25 रुपीज कॉस्ट आएगी। ऐसे ही सरिता के लिए जो है 7 नोटबुक्स की प्राइस आएगी 35 रुपीज। ऐसे ही ललिता के लिए 4 नोटबुक्स की प्राइस आएगी 20 रुपीज, ठीक है। तो ये है तरीका। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक फॉर्मूला बना दिया इस तरह से। अब इसमें हम आसानी से कितनी भी नोटबुक्स का प्राइस चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं अलजेब्रा का, ठीक है। सपोज इन आवर स्कूल रिपब्लिक रिपब्लिक डे फंक्शन हो रहा है हमारे स्कूल में, ठीक है। अब उसमें परफॉर्म करने के लिए कुछ लड़के हैं, तो अब लड़कों को जो है एक प्रॉपर लाइन में खड़ा होना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ईच रो हैव 10 बॉयज, हर एक रो में 10 बॉयज होंगे, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे ये देखना है कि एक रो में 10 बॉयज होंगे, तो अब यहाँ पे रोज जो है कितनी भी हो सकती हैं, रोज नॉट नोन, हमें अभी रोज नहीं पता है, ठीक है। और हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज या स्टूडेंट्स भी, टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स भी नहीं पता है। नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, अगर हम मान लें इफ नंबर ऑफ रोज इज 10, एक रो में कितने लोग हैं, कितने बॉयज हैं, 10 बॉयज, तो 10 रोज में कितने बॉयज होंगे, 10 इज मल्टीप्लाइड बाई 10, 100 बॉयज होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, रो एक वेरिएबल है, रो जो है एक वेरिएबल है, हमें नहीं पता रो कितनी है, 5, 10, 15 कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन एक रो में 10 बंदा होगा, 10 बॉयज होंगे, तो उसको लिख देगा 10 R, तो हमें इससे पता लग जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज पता लग जाएंगे। सपोज हमारे स्कूल फंक्शन में देखा हमने कि हमारी रोज बन रही हैं, टोटल 7 रोज बन रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 इज मल्टीप्लाइड बाई 7, तो यहाँ पे R है 7, तो ये हो गया 70 बॉयज, 70 बॉयज लगेंगे 7 रोज में खड़े होने के लिए, ठीक है। तो ये जो सारे हमने अभी एग्जांपल्स देखे, स्टिक्स का एग्जांपल देखा, ठीक है, जिसमें 2n था, 3n था, फिर हमने नोटबुक्स का एग्जांपल देखा जिसमें 5n था, फिर हमने नंबर ऑफ बॉयज के लिए हमने रोज का एग्जांपल देखा। तो इसमें क्या हो रहा है कि वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, वेरिएबल हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे हम कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हमेशा मल्टीप्लाई ही हो, हमारे पास तो और भी ऑपरेशंस है ना, तो हम अलजेब्रा में एडिशन करने के भी कैपेबल होने चाहिए, या सब्ट्रैक्शन करने के कैपेबल भी होने चाहिए, या डिवीजन के भी हमारा अलजेब्रा से हो जाना चाहिए। सारे ऑपरेशंस हमारे अलजेब्रा में अगर होते हैं तभी वो सब्जेक्ट जो है कैपेबल है, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है तो फिर नहीं होगा ना, काम काम नहीं चलेगा। तो एडिशन देखते हैं अब कैसे होता है, ठीक है। तो इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक बच्चा है अमन, बोल रहा है अमन हैव
10 more marbles than अरबाज। ठीक है, अमन कह रहा है मेरे पास अरबाज से 10 मार्बल ज्यादा हैं। अब अरबाज के पास कितनी भी मार्बल हो सकती हैं, हमें नहीं पता। अरबाज के पास 5 मार्बल हैं, तो अमन के पास क्या होंगी? 5 + 10 15 मार्बल्स होंगी। 10 मार्बल्स ज्यादा हैं अमन के पास अरबाज से। अब हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता कि अरबाज के पास कितनी मार्बल हैं, और एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें अमन के पास भी नहीं पता कि कितने मार्बल्स हैं, लेकिन इतना पता है कि अमन के पास जितने भी जो मार्बल्स हैं वो 10 मार्बल्स ज्यादा ही हैं अरबाज के पास। अगर अरबाज के पास अगर अरबाज के पास 20 मार्बल्स हैं, ठीक है, 20 मार्बल्स हैं, तो अमन के पास होंगी 20 + 10, ये हो गया 30 मार्बल्स। ठीक है, तो अमन के पास 30 मार्बल्स होंगी। 10 मार्बल्स एक्स्ट्रा ही होंगी अमन के पास, तभी यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। तो अब हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी तो पता नहीं है, तो हम इसको अगर जनरलाइज में लिखें, जनरल फॉर्मूले में लिखें, जनरल रूल डिफाइन करें, तो वो कैसे हो जाएगा? 10 हमारा कांस्टेंट हो गया, और अगर हम अरबाज के पास मान लें कि उसके पास x मार्बल हैं, तो अमन के पास x + 10 मार्बल्स हैं। अमन हैव x + 10 marbles and अरबाज हैव x मार्बल्स। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले से हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा। ये जो फॉर्मूला बना है, अब तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेरिएबल का एडिशन हो रहा है, वेरिएबल का एडिशन हो रहा है कांस्टेंट नंबर के साथ। अब हम अगर बोलें अरबाज के पास 15 मार्बल्स हैं, तो x हो गया 15, और अमन के पास कितना होगा? x + 10, तो ये हो जाएगा 15 + 10 = 25। तो 10 मार्बल्स एक्स्ट्रा हैं अमन के पास। अब अगर हम ऐसे ही बोल दें कि अभी तो हमने एडिशन का एग्जांपल देख लिया, अगर हम ऐसे बोलें कि अमन के पास जो है 10 मार्बल्स कम हैं, अरबाज के पास जितने भी हैं उसमें से 10 मार्बल्स कम हैं, तो यहाँ पे हम लेस का हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 10। अगर अरबाज के पास x मार्बल्स हैं, तो अमन के पास होगा x - 10 मार्बल्स। एग्जाम्पल ले लें, अगर अरबाज के पास हैं अरबाज के पास हैं 15 मार्बल्स, तो अमन के पास कितने मार्बल्स होंगे? 15 - 10, ये हो जाएगा 5। तो अमन के पास होंगी 5 मार्बल्स, क्योंकि जितने भी अमन के पास हैं उसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अमन कह रहा है मेरे पास 10 मार्बल्स कम हैं। अमन के पास जितने भी हैं उसमें से 10 मार्बल्स कम हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं फिर। ठीक है, मान लेते हैं महेश एज या महेश इज यंगर, छोटा है। महेश इज यंगर देन सुरेश बाई 3 years। अब यहाँ पे हमें महेश की एज भी नहीं पता है और सुरेश की एज भी नहीं पता है कितनी है, लेकिन ये पता है कि महेश की एज 3 साल कम है सुरेश से। यंगर देन, यंगर का मतलब हो गया छोटा, है ना? तो महेश सुरेश से छोटा है, कितना छोटा है? 3 साल छोटा है। अगर हम बोलें इफ सुरेश एज इज 10, तो महेश की एज कितनी होगी? 10 - 3 इज 7 years।
10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे महेश की एज होगी 7 ईयर्स, क्यों? क्योंकि 3 साल छोटा है। तो सुरेश की एज में 3 साल कम कर देंगे, महेश की एज आ जाएगी। अब सुरेश की एज कुछ भी हो सकती है। सुरेश एज, लेट सपोज सुरेश एज इज एक्स, तो महेश की एज हो गई, महेश एज इज x-3। ठीक है, अब ये x है वेरिएबल, क्योंकि हमें सुरेश की एज पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 50, 40, जो भी है। उसमें से हमें बस 3 साल माइनस करने हैं, क्योंकि सिर्फ 3 साल छोटा है महेश। तो ये हमारा एक रूल बन गया यहाँ पे। अब अगर हमें सुरेश की एज पता चल जाएगी, तो फिर हमें महेश की एज भी पता चल जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही देखते हैं, हमने जो अभी तक रूल्स पढ़े हैं, यूजेस ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स। ठीक है, तो कॉमन रूल्स में हम देखते हैं वेरिएबल का कैसे यूज हो रहा है। अगर हम जियोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो जियोमेट्री में हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर, पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 or more लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, पॉलीगन हमारा जो है क्लोज फिगर बनाता है 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स मिला के। ठीक है, इस तरह से। तो पॉलीगन हमारा बनाता है, 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट होते हैं, तो उसको पॉलीगन बोलते हैं। अब स्पेसिफिकली हम बोले तो 3 लाइन सेगमेंट्स वाला ट्रायंगल हो जाता है, 4 लाइन सेगमेंट्स वाला स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल भी होता है। स्क्वायर में उसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर के लिए या किसी भी पॉलीगन के लिए, अगर हम बोले यहाँ पर इसको हम एल से कंसीडर करते हैं, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ये हो जाएगा एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, ये हो जाएगा 4L, 4 टाइम्स L। अब यहाँ पे L कुछ भी हो सकता है, लेंथ हमें नहीं पता, जितनी भी होगी। अगर L हमारा 10 है, तो ये हो जाएगा 40, पेरीमीटर हो जाएगा 40 स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से हमारा वेरिएबल यूज हो रहा है। और अगर हम देखें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बोले इसको हमने बोल दिया ए, क्योंकि दोनों साइड सेम है, तो एक ही लेटर से डिनोट करेंगे, और ये दोनों साइड सेम है, तो सेम लेटर से डिनोट करेंगे, क्योंकि लेंथ सेम है ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए प्लस बी प्लस बी, 2A+2B। यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज हो गया। अब जैसे ही हमें ए एंड बी का वैल्यू पता चल जाएगा, हमारा एग्जैक्ट जो है पेरीमीटर निकल आएगा। तो ये हमारा एक रूल डिफाइन हो गया विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। अब एरिथमेटिक के रूल देखें, रूल्स इन एरिथमेटिक जो हमने अभी तक पढ़े थे। जैसे हम बोले कम्यूटेटिव लॉ, CONU, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लेते हैं अरिथमेटिक में 5+4 होता है 4+5, क्यों? क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता है। इसमें
इसमें भी 9 आएगा और इसमें भी 9 आएगा, रिजल्ट हमारा सेम है। तो ऑर्डर चेंज करने से, कम्यूटेटिव का मतलब होता है इंटरचेंज, ऑर्डर को कम्यूट करने से, इंटरचेंज करने से रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है जब हम एडिशन ऑपरेशन करते हैं होल नंबर्स के केस में। ठीक है, अगर हम नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स का हम जो है अप्लाई करें कम्यूटेटिविटी, यानी कि अगर उन नंबर्स की पोजीशन चेंज कर दें तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसको अलजेब्रा में लिखेंगे, अगर हम माने एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारा वेरिएबल्स यूज हो गए। अब ये हमारा जनरलाइज हो गया, जनरल रूल डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे ए कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर हो सकता है, बी भी कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो अगर हम ए प्लस बी लिख रहे हैं तो वो हमेशा इक्वल होगा बी प्लस ए के भी। पोजीशन चेंज करने से एडिशन हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, तो इसमें देखते हैं, अगर हम बोलें 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 4 तो ये इक्वल होगा 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 5 के। आंसर क्योंकि सेम आएगा, ऑर्डर चेंज करने से जो है, नंबर का ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो हमारा ये रूल बन गया, जनरल रूल, वेरिएबल्स का यूज करके। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि हम जनरलाइज रूल बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम हर बार 5 और 4 लिखें या 4 और 5 लिखें, ठीक है, या हम कोई और दूसरा नंबर लें। हमने ये फुल रूल एक जनरल फॉर्म में लिख दिया और बोला कि ए एंड बी हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब ऐसे ही हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एडिशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एडिशन, एडिशन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 7 इज मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस का 8। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का साइन, 7 इज मल्टीप्लाइड बाई 30 ओवर एडिशन, 7 इज मल्टीप्लाइड बाई 8। 7 30 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 7 8 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का जो है दोनों में यहाँ पे हमारा कॉमन है, और मल्टीप्लीकेशन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको अगर हम जनरलाइज लिखेंगे तो यहाँ पे 3 डिफरेंट नंबर हैं ए बी सी, हम लिखेंगे ए क्रॉस बी प्लस सी और ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अगेन हमारा जो है यहाँ पे सक्सेसफुली एक रूल डिफाइन हो गया, जनरल रूल, ये किसी भी पॉजिटिव नंबर्स पे अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक और होता है रूल, एसोसिएटिविटी। ठीक है, इसमें भी जो है मल्टीपल नंबर्स होते हैं, जैसे 14 प्लस 29 प्लस 16, और ऐसे लिख सकते हैं 14 प्लस 29 प्लस 16। यानी पहले कौन सा प्लस कर रहे हैं फिर बाद में कौन सा प्लस कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आएगा, इसलिए इक्वल टू साइन, दोनों का रिजल्ट बराबर रहेगा। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। अगेन हमारा यहाँ पे भी सक्सेसफुली जो है रूल जनरलाइज हो गया। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का, लेटर्स का यूज करके जनरल रूल्स बनाना। अब वो फिर किसी भी जो है क्वांटिटी पे या वैल्यू पे अप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पे इन लॉज के केस में, जो ये लॉज हैं कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे होल नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर्स पे अप्लाई नहीं होंगे, वो हम लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हम करेंगे तो वो जो है बराबर नहीं आएगा, वो हम आगे सेशन में भी देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं
एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। स्टार्टिंग में देखा था ना एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हम लोग जानते हैं कोई भी एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है 6 + 12 या ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। इस तरह से 12 इज मल्टीप्लाइड बाई 7 + 4, ये सारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। और एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो इसको ही हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे? जब हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं या लेटर्स का यूज करते हैं, लेटर्स नहीं बोलेंगे, जो है आइडियली वेरिएबल्स बोला जाता है। वेरिएबल्स मतलब जो वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 4x प्लस का 5, ठीक है, x प्लस का 10, 12x मल्टीप्लाइड बाई 10, x माइनस का 3। अब लेटर्स हम कुछ भी ले सकते हैं, a to z कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए, वेरिएबल्स को लिखने के लिए। अब हम समझते हैं एक्सप्रेशंस और उनका मीनिंग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उनका मीनिंग। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब हो गया वो एक्सप्रेशंस जो हम वेरिएबल्स के साथ लिख रहे हैं। अगर हमने यहाँ लिखा y + 7, तो इसका मीनिंग होता है 7 एडेड टू y। फिर अगर हम लिखते हैं x माइनस का 9, तो ये होगा 9 सब्ट्रैक्टेड 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। ये मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हमने लिखा 12b, तो यहाँ पे हो गया 12 मल्टीप्लाइड बाई b। ऐसे ही अगर हम बोलें m/4, तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 4। फिर हम बोले -7r, तो r इज मल्टीप्लाइड बाई -7, ठीक है। अभी हम बोलें 5x + 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट x मल्टीप्लाइड बाई 5, देन एडेड 7 टू द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट था 5x, 5 इज मल्टीप्लाइड बाई x, तो पहले 5 से x का मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर 7 का एडिशन हुआ। ऐसे ही अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है 9t माइनस का 5, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट t मल्टीप्लाइड बाई 9, देन सब्ट्रैक्टेड 5 टू द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है 90, यहाँ पे प्रोडक्ट था 5x, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, मतलब अगर x की वैल्यू हमें पता चल जाए, यहाँ पे t की वैल्यू पता लग जाए, तब तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें से -5 होगा यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा 5 का मल्टीप्लाई x करने से, उसमें फिर 7 ऐड होगा, ठीक है। अब अगर हम ऐसे देखें, मीनिंग पहले लिखते हैं, बाद में एक्सप्रेशन फिर लिखते हैं, देखते हैं हम एक्सप्रेशन बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो मीनिंग है 14 सब्ट्रैक्टेड 14 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, तो z में से 14 माइनस कर दिया। ऐसे ही 24 एडेड टू r,
तो R में हमने 24 को ऐड कर दिया। ऐसे ही Q is multiplied by 24। तो Q में हमने क्या किया, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने बोला Z डिवाइडेड बाई 12। तो Z 12 से डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा Z डिवाइडेड बाई 12। हमने लिखा N मल्टीप्लाइड बाई माइनस 17। तो N मल्टीप्लाइड बाई माइनस 17, ठीक है। P मल्टीप्लाइड बाई 12 देन एडेड 7 टू द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि P का मल्टीप्लाई 12 से हो गया, P का मल्टीप्लाई 12 से हो गया, देन उसमें 7 ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही M मल्टीप्लाइड बाई 16 देन सब्ट्रैक्टेड बाई 9 टू द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में जो है 9 सब्ट्रैक्ट किया, प्रोडक्ट क्या था, 16m माइनस 9। तो हम जो है लैंग्वेज को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब लैंग्वेज समझने के लिए और देखते हैं एग्जांपल्स कुछ। तो एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। अगर एक एग्जांपल बोलते हैं यहाँ पे, राम राम हैज 10 marbles more than आरजू। तो राम के पास 10 मार्बल्स आरजू से ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे लैंग्वेज, ये हो गया वेरिएबल जो हम लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट होता है जिसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स होता है, वो बोला जाता है स्टेटमेंट को। तो राम हैज 10 मार्बल्स मोर देन आरजू। अगर हम बोलें आरजू हैव एक्स मार्बल्स, आरजू हैव एक्स मार्बल्स, तो राम के पास कितने मार्बल्स होंगे, एक्स प्लस 10, ठीक है। अब राजू इज 3 years यंगर, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, राजू इज 3 years यंगर, राजू इज 3 years यंगर देन काजू। राजू काजू से 3 साल छोटा है, तो काजू की अगर एज, काजू एज एज वाई, तो राजू की एज कितनी होगी, y माइनस 3, क्योंकि राजू 3 साल छोटा है, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल देखें, अगर अरबाज इज ट्वाइस, अरबाज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अमन। अमन की एज दोगुना है, ट्वाइस का मतलब हो गया 2 टाइम्स, मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अगर हम बोलें अमन एज
एज वाई, तो अरबाज की एज क्या होगी? 2y, दो गुना ज्यादा है ना। अगर हम बोले अमन की एज है 10, तो अरबाज की एज होगी, 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 10, 20, डबल है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स, ट्वाइस, ठीक है, डबल है। अगर अगर अमन की एज 20 है तो अरबाज की एज 40 होगी, जो भी एज होगी, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे लिखा है राजू फादर एज इज 3 years more than 4 times काजू एज। राजू के पिताजी की एज 3 years ज्यादा है 4 टाइम्स काजू की एज का। तो काजू की एज मान लेते हैं x, ठीक है। तो राजू फादर एज क्या है? 4 टाइम्स काजू एज। तो 4 टाइम्स मतलब 4 इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 years मोर, 4 टाइम्स काजू। तो काजू की एज एक्स थी, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 4x, और 3 years मोर है तो प्लस 3, तो 4x+3 ये एक्सप्रेशन हो गया। इससे जो है राजू के फादर की एज निकल के आ जाएगी। अगर काजू की एज 7 years है, ठीक है, तो 4 टाइम्स काजू एज प्लस 3 years जो है ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 3, 7 4 जा 28 प्लस 3, 28, 31 years। तो राजू के फादर की एज हो गई 31 years, इस तरह से। और क्वेश्चन देखें, अगर देखते हैं प्राइस ऑफ wheat इज ₹6 लेस देन प्राइस ऑफ राइस। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो गेहूं है, गेहूं का जो भी प्राइस है वो 6 रुपए चावल के रेट से कम है। तो अगर हम देखें राइस का प्राइस ₹x, क्योंकि हमें यहाँ पे राइस का प्राइस पता ही नहीं है, हमने उसको x मान लिया, कुछ भी हो सकता है, 10, 20 रुपए, 30 रुपए। लेकिन कंडीशन क्या है कि गेहूं का प्राइस 6 रुपए कम है राइस के प्राइस से। तो ये हो जाएगा प्राइस ऑफ व्हीट ₹x-6, जो भी चावल का रेट है उसमें से राइस का रेट कम कर दो, 6 जो है कम कर दो, तो गेहूं का रेट निकल के आ जाएगा। अगर राइस x का वैल्यू है 10 रुपीज, तो व्हीट का प्राइस आ जाएगा 10 - 6 इज 4 रुपीज। यहाँ पे बात हो रही है पर केजी के हिसाब से, ठीक है। 1 केजी गेहूं का प्राइस 6 रुपए कम है राइस के 1 केजी के प्राइस से। तो राइस का प्राइस अगर 10 है, तो जो है व्हीट का प्राइस होगा 10 - 6 विच इज 4 रुपीज। दिस इज एग्जाम्पल। और जनरल फॉर्मूला हमारे पास है ही, x-6, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं अलजेब्रा में इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन, इक्वालिटी, इक्वालिटी भी बोलते हैं इसको, इक्वेशन को, ठीक है। जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल देखा था स्टार्टिंग में कि अगर हमें एक लेटर एल बनाना था, तो हमारे पास हमको जो है 2 स्टिक्स लग रही थी। अगर 2 लेटर्स बनाने थे तो 4 स्टिक्स लग रही थी। तो वहां पे फॉर्मूला क्या निकल के आया था? नंबर ऑफ स्टिक्स, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इज इक्वल टू 2n, ठीक है। अगर हम बोले हमारे पास स्टिक्स 10 है,
तो 10 इज इक्वल टू 2n। और अगर ऐसे लिखें 2n इज इक्वल टू 10, तो ये हो गई एक इक्वेशन। इसको बोलते हैं इक्वेशन। मतलब अब यहाँ पे जो है ये 2n बराबर हो रहा है 10 के। तो ये 2n है, ये 10 के बराबर कब होगा? तो n की वैल्यू यहाँ पे डिपेंड करती है। n की वैल्यू क्या होगी कि हमारा उसको अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाए। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2, 10 नहीं आ रहा है। n की वैल्यू 2 है तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, 4, अगेन 10 नहीं मिला। n की वैल्यू 3, तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 3, 6, फिर भी 10 नहीं मिला। n की वैल्यू 4, 2 is multiplied by 4, 8, again 10 नहीं मिला। n की वैल्यू 5, 2 is multiplied by 5, 10। यहाँ पे हमें ये मिल गया। तो ये है इक्वेशन जिसमें हमारा कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। कंडीशन दी हुई है, कंडीशन सेटिस्फाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 is multiplied by 5 is equal to 10, 10 is equal to 10। ठीक है, दोनों साइड में वैल्यूज बराबर आनी चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ होता है LHS और इसको बोलते हैं RHS। तो यहाँ पे LHS में राइट हैंड साइड में 2n था, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में 2n था और राइट हैंड साइड में 10 था। तो ये जो कंडीशन दे दी गई है इक्वलिटी वाली कंडीशन, ये कब सेटिस्फाई होगी? n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो n की वैल्यू होनी चाहिए 5, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब है दोनों तरफ बराबर वैल्यू आनी चाहिए, LHS जो है RHS के बराबर होना चाहिए। तो ये होता है इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वलिटी इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, अगर अब अगर यहाँ पे एक कोई और एग्जांपल दे दिया गया है, एक इक्वेशन हमने बोला x माइनस 5 इज इक्वल टू 11। तो अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? डिपेंड करता है x की वैल्यू क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे कि x की वैल्यू में क्या माइनस, मतलब x की वैल्यू ऐसी क्या वैल्यू है x की इसमें -5 करें तो हमें 11 मिले। अगर हम बोले 16 माइनस 5 इक्वल टू 11, तो 16 माइनस 5 इज 11 इक्वल टू 11। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 16, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब जाके ये इक्वेशन बनेगी कि RHS जो है LHS के बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन आता है, इक्वलिटी का साइन आता है सिर्फ। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन टू इक्वेशन, अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसका मतलब है n की वैल्यू को फाइंड करना। सॉल्यूशन हो जाएगा इक्वेशन का, है ना? अगर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। तो जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था 2n इज इक्वल टू 10, अब ये इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे लिखा n और ये हो जाएगा 10 बाई 2, 2 1 जा 2, 5 जा 10, तो n हो गया 5। इक्वेशन सॉल्व हो गई क्योंकि हमें इक्वलिटी मिल गई, इसलिए इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हो गई। हमें इक्वलिटी मिल गई यानी कि दोनों तरफ हमारा 10 आ गया और इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, सॉल्व हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, एक इक्वेशन दी गई है, हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 8 माइनस का 5 and 3x is equals to 8 minus 5 is 3, तो x is equals to 3 by 3, 3 1 जा 3, 1 जा 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब अगर हम इसको पुट करेंगे 3 is multiplied by 1 plus 5 is equal to 8, तो 3 plus 5 is equal to 8, 3 plus 5 is 8 is equal to 8। तो x की वैल्यू 1 पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो x की वैल्यू 1 इज द सॉल्यूशन टू इक्वेशन, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। ऐसे ही और एग्जांपल ले लें, अगर देखते हैं 45
5 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 45 बाई एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस का 5, इक्वल टू के इधर जाते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिर लिखेंगे 45 बाई एक्स इज इक्वल टू 5, और इसको यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे तो एक्स यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 5 ऑफ एक्स। ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 5x इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू 45 बाई 5, 5 वन जा 5, 5 नाइन जा 45। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 45। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 45 बाई, सॉरी यहाँ पे वैल्यू हो गई 9, क्योंकि आंसर आया था 9 मिला था। तो 9 45 बाई 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा हमारा 9 वन जा 9, 9 5 जा 45। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, और 10 इज इक्वल टू 10। हमारा ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब अगर हम इस 10 को क्या करते हैं, हमारा आंसर था 10 इज इक्वल टू 10, हम इस 10 को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0। तो 10 माइनस 10 इज 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सॉल्व, सेटिस्फाइड। हम इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10 प्लस 0। तो यहाँ आया 0, और 10 प्लस 0 माइनस 10, यहाँ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट था अलजेब्रा का। हम उसमें लेटर्स की हेल्प से, सिंबल्स की हेल्प से कुछ जनरल रूल्स डिफाइन करते हैं जो सभी पे अप्लाई होते हैं, और इससे हमारी जो है रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। जैसे हम देख रहे थे कि राजू फादर है, और द प्राइस ऑफ राइस इज लेस देन 5 रुपीज लेस देन द प्राइस ऑफ व्हीट, इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट चीजें अभी आगे देखने को मिलेंगी जब हम अलजेब्रा में और प्रॉपर्टीज और रूल्स को एक्सप्लोर करेंगे।